नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, बैठ जाइए जल्दी से। आज सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कशन करना है। जय हो। गुड मॉर्निंग। ठीक। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं सर्कुलर मोशन के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिक पैरामीटर्स। गुड मॉर्निंग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कशन किया था, एंगुलर वेलोसिटी डिस्कशन किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कशन कर लिया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लिनियर वेलोसिटी बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा डिस्कशन कर लिया था। आज बच्चों और एक और, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कशन कर लिया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर v ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर। तो ये सारी चीजें बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। तो आज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात होगी और फिर नेट एक्सेलरेशन की बात होगी। ठीक है। चलिए बच्चों, तो जब तक आप लोग सेटल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ एक आध सवाल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सवाल पढ़ के तुरंत आंसर कर दीजिए। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, वेरी गुड। है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद लगेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। एक और सवाल देखिए बच्चों। ओके, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज, बी पार्ट बोल रहे हो बच्चों, बी ऑप्शन बॉम्बे। बी नहीं होगा बेटा, ए होगा। along the radius of the circular path pointing towards the center। एक और कर लीजिए बच्चों। ओके, particle is moving along the circular path with constant speed and centripetal acceleration a. If the speed is doubled, the ratio of the acceleration after and before the change। तो बच्चों देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है ना। और अगर तो देखेंगे तो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्पीड को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन बच्चों 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बाद में 4 हो जाएगा, सो 4:1। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। ठीक। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक बात करते हैं। एक लास्ट सवाल है, देखो जरा बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट स्पीड मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जीरो एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन ए, बी, ए ऑप्शन। कांस्टेंट स्पीड मोशन बच्चों यही सही रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। एक्सेलरेशन होता है तो ये भी गलत हो गया। जीरो नहीं होता एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही लगता है बच्चों। ठीक है, आ जाइए अब थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बेटा। बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी बच्चे को अंतर पता हो, बताना चाहे तो प्लीज फील फ्री, बता दीजिए बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया, एकदम सही है बच्चों कि जब भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी ओमेगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी
इज नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल रहती है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। दूसरा बच्चों, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी रहती है ना। अब अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर स्पीड के डायरेक्शन में होगी, अगर घट रही होगी तो उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें जो स्पीड रहती है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। ये तो बच्चों कुछ डिफरेंसेस हो गए जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डिफरेंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा बच्चों, कुछ अगर आप में से किसी बच्चों को कुछ इसमें सिमिलैरिटीज दिख जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिमिलैरिटीज कुछ, ये सारे पॉइंट तो मैंने डिफरेंस वाले लिख दिए। अगर कोई बच्चा आप में से बताना चाहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिमिलैरिटीज क्या हैं, क्या चीजें हैं जो एक जैसी हैं, क्या बेटा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में आएगा, बहुत बढ़िया आंसर। तो ये बात सही है बच्चों, ए सेंट्रीपिटल दोनों में नॉन जीरो होगा। देखिए कोई भी सर्कुलर मोशन हो बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पॉसिबल ही नहीं है। कारण उसका क्या है? देखिए बच्चों, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है ना, तो लगातार उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करनी होगी, और वेलोसिटी चेंज होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निभाता है। मतलब अगर पार्टिकल को बच्चों इस पॉइंट पे जाना है तो यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, तो वेलोसिटी को जो चेंज करने का जिम्मेदारी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी, पार्टिकल सीधा चला जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों केस में होगा, भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। और कोई बच्चों कुछ सिमिलैरिटी ड्रॉ करना चाहे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सिमिलैरिटी और बच्चों, हर इंस्टेंट पे दोनों पे वेलोसिटीज चेंज होंगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बच्चों यही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में होगा, वेलोसिटी हर मोमेंट में इसमें चेंज होगी, और इसमें अल्फा तो डिफरेंस हो गया कि अल्फा नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड लगातार चेंज हो रही हो, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, अल्फा नॉन जीरो हो। अब बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आ जाता है जो अभी अभी तक आपने नहीं देखा है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई बच्चों बताना चाहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में तो फील फ्री, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या करता है टेंजेंशियल? स्पीड बढ़ाएगा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो जिम्मेदारी होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, इसको या तो बढ़ा रहा होगा या फिर घटा रहा होगा, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन जो अलोंग टेंजेंट लगे। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। तो मान लीजिए जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, आप किसी मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी देखिए तो डाउनवर्ड से मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बहुत इजीली बता देंगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कोई तकलीफ नहीं है, हमेशा। आगरा पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बच्चों, इसका रोल थोड़ा आप समझिए क्योंकि ये नई चीज है, पहली बार सर्कुलर मोशन में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इसको। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एक नई चीज है। आगरा पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमेशा देखिएगा तो वेलोसिटी की या तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसे हम लोग अल्फा की बात करते हैं ना, कि अल्फा अगर ओमेगा के पैरेलल है तो ओमेगा बढ़ेगा, अल्फा अगर ओमेगा के एंटी पैरेलल है तो ओमेगा घटेगा। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बच्चों यही यही रोल होता है। अगर ये स्पीड या वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया तो स्पीड को बढ़ाएगा। अगर इसके ऑपोजिट हो गया, देखिए दोनों केसेस पॉसिबल हैं, हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा भी हो बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है।
ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी के ऑपोजिट नहीं हो सकता, वेलोसिटी के डायरेक्शन भी हो सकता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट भी हो सकता है। कि डिफरेंस क्या होगा, अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा तो स्पीड को कम करेगा। ठीक है, तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक जो सेंटर की तरफ होगा, दूसरा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी है कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करे, यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी है कि स्पीड को बढ़ाए या घटाए। ठीक है, अगर बढ़ रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर घट रही है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बच्चों नेट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा कि AC और AT यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है सर, मैंने कहा यस। आपने बोला कि सर AC का तो आपने फॉर्मूला बता दिया कि AC बराबर V स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर या V ओमेगा होगा। AT के लिए क्या किया जाए? तो बेटा AT के लिए देखिए, एक तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो dv बाई dt ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। ए टेंजेंशियल जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जो दूसरा बच्चों यूज होगा दैट विल बी आर अल्फा। सर ये आर अल्फा कैसे आ गया, मैं बताता हूं बेटा। dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप देखो जरा dv बाई dt, तो v की जगह बच्चों आर ओमेगा रख दीजिए, आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई dt यही तो अल्फा होता है, तो ये आर अल्फा बन जाएगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा, या तो आप dv बाई dt लिख दीजिए या आर अल्फा लिख दीजिए। नेट एक्सेलरेशन बच्चों AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। कई बार बच्चों आपसे डायरेक्शन भी पूछ देता है, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताइए, तो बच्चों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा 45 पे होगा ऐसा नहीं है। 45 पे बच्चे तब होगा जब ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर हो। देखिए नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आएगा, अगर AT इस तरह से, AC इस तरह से, बोलिए। ये क्या था भाई? हाँ हाँ, आज की छुट्टी है। जबरदस्ती नहीं नहीं, कुछ 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 सिचुएशन हाँ। क्या मतलब, क्या कारण क्या दे रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पूरे मुरादाबाद में छुट्टी है। ठीक है ठीक है, तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइए, जो भी कंटेंट होगा ये शेयर हो जाएगा आपके साथ, जो नियम कह रहे हैं वो आप उसको फॉलो कर लीजिए। बाकी जो भी डिस्कशन है सब, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अब क्या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करिए, है ना। ये बाकी डिस्कशन आपके साथ शेयर हो जाएगा पूरा, मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ये बच्चों आप नोट करिए। हाँ हाँ लग, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, प्लीज आपस में नहीं। बिल्कुल, बाय बेटा, जाइए। बाय बेटा, बोलिए। हाँ हाँ, जी जी, बेसिक नहीं चेंज होगा, मतलब ओमेगा एक्सियल वेक्टर है वो पैरेलल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। हाँ, बेसिक कोई नहीं चेंज होगा, एक्सियल वेक्टर जो है वो रहेगा अल्फा और ओमेगा। बाकी बेटा ये अच्छा, हाँ मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा था, तो जो ए नेट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो किस तरह, इस तरह से कुछ होगा। ये सब खुश है, मुझे लग रहा है तुम लोग सही पहचान लिए, बढ़िया खुश हैं ये लोग। कि तुम लोग पढ़ते रहो, हम लोग जा रहे हैं। देखो अच्छा, बच्चों इसमें जो एंगल होगा ना, जैसे मान लीजिए मैं फाई एंगल डिनोट कर देता हूँ, तो ये tan फाई बच्चों, कोई आप में से बताना चाहे कि अगर मुझे निकालना है कि ए नेट कितना एंगल बना रहा है ए सेंट्रीपिटल से, तो बच्चों अगर आप में से कोई बताना चाहे कितना आएगा?
80/AC, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों 80/AC आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये 80 है और हॉरिजॉन्टल बच्चों AC है, ठीक है। तो जैसे आप tan phi निकालोगे तो ऑपोजिट अपॉन बेस, तो ये वाला तो 80 है और ये AC है, तो ये बन जाएगा बच्चों 80/AC। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो बच्चों आपने लास्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख लिया होगा, उसके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ सिमिलैरिटी है वो लिख लीजिए, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइन कर लीजिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इतनी सारी चीजें लिखिए, फिर कुछ सवाल करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है बच्चे, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो एंगल है वो टेंजेंशियल से है ना। तो लिख सकते हैं आप, लेकिन उसको आपको फिर बताना पड़ेगा कि बेटा हम्म 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 जी जी, उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी और इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। हम्म 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 राइट। हाँ ओमेगा वेरिएबल है ना, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो केवल सेंट्रीपिटल आता। सेंट्रीपिटल तो रहेगा हमेशा, देखिए सेंट्रीपिटल की जिम्मेदारी, अगर सेंट्रीपिटल आप खत्म कर देंगे, जहां पे भी सेंट्रीपिटल खत्म हो जाएगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। कारण क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रख रहा है। अगर आपका कहीं से भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म हो गया, जिस मोमेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल तो हमेशा आएगा ही। 80 ऑप्शनल है, अगर आप 80 रखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 80 नहीं रहेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा, सवाल करेंगे इस पे। ठीक, लिखिए लिखिए। बोलिए बेटा। नहीं नहीं, कहाँ परपेंडिकुलर, वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ एंगल होगा, देखो वेलोसिटी का ये है और ए नेट ये है, तो इनके बीच में कुछ एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। ठीक, बच्चों एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के सवाल बन सकते हैं और कैसे उनको हल करना है। देखिए, हाँ हाँ वही मैंने अभी नोटिस किया। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। चलिए बच्चों, इसमें मैं एक ई ऑप्शन है, ठीक है, मैं चूंकि इस सवाल में उन्होंने थोड़ा स्पीड टाइप करना रह गया है, तो मैं स्पीड को खुद से देता हूँ बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। अगर कोई ऑप्शन आ जाए इनमें से तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो नया आंसर आ रहा हो वो बता सकते हो, क्योंकि स्पीड टाइप करना भूल गए वो।
ओके, ठीक, बिल्कुल सही बच्चों, √10 मीटर पर सेकंड आएगा। सारे बच्चे कर लीजिए कंप्लीट जल्दी से, √10 आना चाहिए, सही है। बच्चों इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, नेट एक्सलेशन पूछा है तो नेट एक्सलेशन का फॉर्मूला √AT² टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और टेंजेंशियल एक्सलेशन ये हमेशा बच्चों 90 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इतना आएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। सवाल में v की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और r भी बच्चों 100, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए टेंजेंशियल निकालना है, तो जिस रेट से स्पीड घट रही हो या बढ़ रही हो, तो सवाल में बोला गया है, अच्छा टेंजेंशियल एक्सलेशन डायरेक्ट दे दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो में रख दीजिए बच्चों √AT², AT² 3 का स्क्वायर 9, AC² 1 का स्क्वायर, √10 मीटर पर सेकंड मिनट। कितने बच्चों को सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों इसमें एक और सवाल आपसे पूछ दे कि बताइए नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कितना एंगल बना रहा होगा। सवाल में पूछ दे नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कितना एंगल बना रहा होगा, मतलब ये वाला पूछ दे तुमसे, तो क्या लिखोगे बच्चों आंसर? 60 डिग्री, 60 डिग्री, बेटा tan इनवर्स इसमें देखिए tan फाई बराबर आप लिखेंगे, tan फाई जो होगा वो 80/AC होगा। 80 बेटा 3 है, 80/AC होगा, 80 3 है, AC 1 है, तो फाई की वैल्यू बच्चों tan इनवर्स 3 आएगी। समझ में आ रही बात? हाँ AC से पूछा है तो 80/AC करेंगे ना, ऑपोजिट तो ये हो जाएगा, ये ऑपोजिट वाला हो गया, तो ऑपोजिट यानी 80 और बेस अप AC हो गया। 80 की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 3 आ जाएगा। सही किया ना बच्चों मैंने, क्लियर है ना तुम लोग को ये? हाँ, एक और सवाल देखिए इसी पे, इसमें ऑप्शन नहीं बच्चों, तो पूरा आप थोड़ा पढ़ के अच्छे से सॉल्व करिएगा। यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखिएगा बेटा, किलोमीटर पर आवर में है, बाकी सब कुछ मीटर पर सेकंड में, तो नेट एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिखना है। सोनीपत क्या हुआ बच्चों, लाइट चली गई है तुम लोग, क्या क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, अरे तुम लोग यार, तो वो कुछ अरेंजमेंट करने गए हैं आपके, मतलब जो भी क्लास इंचार्ज हैं? ओके, बच्चों जिनके भी आंसर आ जाए बता दीजिए, एक आंसर आया है √3/2, सही गलत का परेशान मत होइएगा, कोई बात नहीं। हाँ, √3/4 आ रहा है, ठीक है।
बोलिए बेटा। √75/100, तो 25 से कैंसिल किया, 25 75 √3/2, हाँ √3/4 या √3/2। चलिए बच्चों, ठीक ठीक। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, आ जाइए थोड़ा सा देखिए। बोला गया साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोला गया एज ही अप्रोचेस सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 25√2 ही अप्लाइज ब्रेक्स विद विच reduces his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। बच्चों ये वाला जो डेटा है ये बता सकते हो ये कौन क्या दिया हुआ है बच्चों, ये जो 0.5 मीटर, ये 80 है बच्चों, क्योंकि ये बता रहा है जिस रेट से स्पीड घट रही है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि बोला गया है स्पीड जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड हर सेकंड घट जाती है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और रेडियल एक्सेलरेशन बच्चों या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल भी बोला जाता है, तो कहीं आपको रेडियल एक्सेलरेशन लिखा हुआ दिख जाए तो वो सेंट्रीपिटल ही है। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है v²/r, v की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25, और r बन गया 25√2, ये कैंसिल होके बच्चों 1/√2 हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी √of AC² + AT², तो AC² बच्चों यानी 1/2 प्लस, और ये बच्चों ये भी 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो 4 और ये हो जाएगा 3/4, तो आंसर आ जाएगा √3/2 मीटर पर सेकंड। ये नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, क्लैरिटी है ना बच्चों सबको? जब रेडी होइएगा बच्चों अगले सवाल के लिए तो बताइएगा, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक, अगला सवाल। ओके, और किसी बच्चे का आया कुछ तो बता सकते हो बेटा। एक आंसर आया 4, सबका 4 आ रहा है, चलिए बढ़िया है। बोलिए बेटा, निकाल लीजिए 80/AC कर लीजिए। देखिए बच्चों दो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया t = 1 पे, तो देखिए बेटा कि नेट एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो √AC² + AT² होगा। अच्छा, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालना है बच्चों, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करने का dv/dt, तो अगर बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 4t, और चूंकि t बराबर 1 पे पूछा है तो बेटा यहाँ पे t बराबर 1 डालेंगे तो at की वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो at हमारा आ चुका है √AC² + AT², तो at तो बच्चों 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद AC के बारे में पूछा गया है, AC, तो AC बच्चों होता है v²/r, v की वैल्यू बच्चों दी हुई है 2t², तो 2t² का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों बन जाएगा 4t⁴, ये v² हो गया डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस 1 मीटर है, तो AC की वैल्यू बच्चों 4t⁴ आ जाएगी। अब चूंकि t बराबर 1 पे पूछा गया तो बेटा t बराबर 1 यहां रखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
यानी AC की वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, AT भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बच्चों बन जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो Anet की वैल्यू यहाँ पे 4√2 आएगी। किसी बच्चे का आया था 4√2? ठीक, गुड। अच्छा, इसमें बच्चों देखिए इन्होंने बोला बोला नहीं है कि नेट एक्सेलरेशन निकालिए, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कि सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल, तो बच्चों आपको बाय डिफॉल्ट नेट ही निकालना है, नेट एक्सेलरेशन। जो लोग नोट कर लिए बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बच्चों थोड़ी देर समझेंगे ध्यान से डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों की अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लिनियर वेलोसिटी, लिखना रह गया है? ज्यादा पोर्शन एनएलएम का ही है, मतलब एनएलएम और वर्क एनर्जी सबसे ज्यादा है। सर्कुलर मोशन के भी कुछ सवाल आपको दिखेंगे पर थोड़ा सा वेटेज कम है, ज्यादातर एनएलएम और वर्क एनर्जी है, पावर नहीं है। फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन है। ज्यादा तो यार वर्क एनर्जी के ही हैं सवाल मोस्टली। बच्चों ये एक सवाल है आपके लिए, ये घर पे एक बार ट्राई करेगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड है, नहीं होता है तो फिर मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। आज ये बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अब ध्यान से सुनिए थोड़ा सा क्या है। बच्चों अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चा करी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, जो कुछ भी बात करी बच्चों, सारा का सारा काइनेमेटिक्स था सर्कुलर मोशन का। अब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में हम काइनेमेटिक्स के कारणों को डिस्कशन करते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया तो उसका कारण क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया तो उसका कारण क्या था। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे वो फैक्टर्स की या उन चीजों की जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया था। ठीक है, तो जैसे बच्चों कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, भले वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, एक चीज तो पक्का है कि उस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% लगेगा। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक चीज कंफर्म है कि उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। अब अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब बच्चों सेंटर की तरफ हमेशा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, भले वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स आ जाएगा। पर अभी मान लीजिए मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लाने के लिए सेंटर की तरफ बच्चों एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और वो फोर्स कहलाएगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों, उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कोई नई कैटेगरी का फोर्स नहीं है। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स एक अलग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स अलग फोर्स है ना? ये कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है कि कोई फोर्स इसका रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं,
मान लीजिए ऐसा अपना एग्जांपल लेते बच्चों की जहां पे सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, तो बच्चों यहाँ पे भी चूंकि सर्कुलर मोशन हम लोग ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन मान के चलते हैं, तो अर्थ पे सन की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकती है। अच्छा बच्चों एक और एग्जांपल, चूंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी केमिस्ट्री, बच्चों केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। एक और बच्चों आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसा मान लीजिए आप बच्चों पत्थर बांध के रस्सी से और आप उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, है ना? पत्थर बांध के रस्सी से आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो वहां पे बच्चों कौन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स वहां प्ले कर रहा है। ठीक है बच्चों, आप कार से जा रहे हैं, है ना, रफ रोड है, आप उसमें कार को टर्न कराते हैं, वहां पे कौन सा फोर्स सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों इतने आप एग्जांपल से एक चीज तो समझ गए होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कोई टाइप का नया फोर्स नहीं है कि कोई नई कैटेगरी ऑफ फोर्स आ गई, ऐसा नहीं है। जितने फोर्स हैं, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इनमें से कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है, कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करा सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा सके। अब इनमें से कोई भी फोर्स वो रोल प्ले कर सकता है। क्लियर है बच्चों आप सभी को? ठीक, नोट करिए बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें आपको 2-3 लाइनें लिखवाता हूं, फिर सवालों पे आते हैं डायरेक्ट। लिखिए बेटा। और एनी, बोलिए बेटा। बिल्कुल करा सकता है बच्चे। आप कोई एग्जांपल देंगे बच्चों? कोई एग्जांपल तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो जहां पे नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा हो? कोई एग्जांपल बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसे, हाँ हाँ हाँ, डेथ वेल बोलते हैं ना शायद उसको, डेथ वेल में जब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या ऐसा बच्चों आप कोई भी ऐसा सरफेस, ये ब्लॉक है, आप इसको रिलीज कर दीजिए, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल, चलिए कहां से बात करें? आगरा पाठशाला फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है सर, कुछ कर सकते हैं क्या आप इसका? चलिए लिखिए बेटा। फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन centripetal acceleration is must. For circular motion, for circular motion centripetal acceleration is must, comma, force which provides, force which provides मैं फिर से बोल देता हूं पूरी चीज। फॉर सर्कुलर मोशन centripetal acceleration is must, comma, force which provides centripetal acceleration, force which provides centripetal acceleration is called as centripetal force. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों।
इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, अगला लाइन लिख लीजिए, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, एनी फोर्स, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, उसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, एनी फोर्स कैन, एनी फोर्स कैन play the role of, any force can play the role of centripetal force. Any force can play the role of centripetal force. हाँ, ये लिखना है आपको, एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। उसके बाद आप बच्चों, हाँ हाँ, अपनी लैंग्वेज में ये आप केसेस ड्रॉ कर लो बच्चों की, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जो सेंट्रिपेटल फोर्स का रोल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्ले कर रहा है, और सन अर्थ सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो आप बस इसको ड्रॉ कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। बोलिए, पूछिए। हाँ, पूछिए पूछिए, बोलिए। ओके ओके, पार्शियली इंटीग्रेट करने के लिए बोला था, डिफरेंशिएट नहीं। राइट, तो आई को आप, आई वाली चीज को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट, और वाई वाले को, मतलब जे वाले को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट। बच्चों कोई बता पाएगा इसको? तुम लोग को, सब लोग को लग रहा है हाँ ये वाला सर तो कैसे करेंगे, इसको तो आता ही नहीं। बच्चों बता पाओगे ये कैसे सॉल्व होगा ये? तुम लोग बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाश हो। डिफरेंशिएशन नहीं बोला है मैंने। हाँ, वर्क डन निकालना है। पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, तो ये xy बन जाएगा ना। और इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो ये x dy हो जाएगा, x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy y बन जाएगा, तो दोनों चूंकि बराबर है तो वर्क डन जो है xy हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, अगला इस पे आ जाइए। सेंट्रिपेटल फोर्स हम सबने समझ लिया क्या होता है। अब इस पे सवाल देखिए बच्चों, सेंट्रिपेटल फोर्स पे बहुत सारे सवाल करने हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल आप सभी के सामने, अम, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, काफी बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, मैं समझाऊंगा इसको। सवाल में ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 3 किलो है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ऐसा मानिए कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसे घूम रहा है, और जिस रेट से घूम रहा है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो बता दीजिए टेंशन इन द थ्रेड कितना है। टेंशन इन द थ्रेड बताना है बच्चों। ओमेगा जो है 10 रेडियन पर सेकेंड है, ब्लॉक का मास 3 किलो है, ग्रेविटी आपको सोचना है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे बताना चाहिए। लेंथ है बेटा, ये मान लीजिए 2 मीटर,
2 मीटर लेंथ ले लीजिए, 600 आ रहा है, ठीक। चलिए बच्चों, जिनको नहीं क्लिक हो रहा है कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिए, पहला सवाल है, आप समझ लीजिए बस, कोई बात नहीं। ये तो मैंने इसलिए बोल दिया था करने के लिए क्योंकि कुछ बच्चे आप में से शायद किसी को याद हो कैसे सॉल्व करते थे। ये 3 किलो का मास है बच्चे, तो आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और मैं ग्राउंड फ्रेम से ड्रॉ कर रहा हूं। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पार्टिकल फ्रेम में बैठ जाएं, उसको भी मैं बता दूंगा आपको। तो इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस, तो एक बच्चों टेंशन तो दिख रहा है ना। नॉर्मल और ग्रेविटी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्टिकल फ्रेम में है, ऐसा है, और ग्रेविटी मैंने बताया कि आप कंसीडर ना करें। तो एक ही फोर्स लग रहा है, और बच्चों इस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, तो इस फोर्स की जवाबदारी, इस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं देगा तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। यानी जो टेंशन है बच्चों यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों बराबर होगा mv²/r के। सर mv²/r के बराबर कैसे हो गया, ये भी देख लीजिए बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो बराबर होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है बच्चों v²/r, है ना, यहाँ पे मास m है, तो mv²/r हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ओमेगा दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा के टर्म्स में होता है ओमेगा²r, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे m ओमेगा² आएगा, r हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों हो जाएगी m ओमेगा²r। तो m की वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी है 3 किलो, ओमेगा की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और रेडियस है बच्चों 2, तो आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। नोट कर लीजिए बच्चों, जो लोग नोट कर चुके हैं और कुछ इस पे चर्चा करना चाहे, मैं एक टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर बच्चों आप लोग को पता हो इसके बारे में और आप कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। दो मतलब एक चीज मुझे समझ में आई है, आप जो जितने बच्चों ने आंसर किया, एक चीज की सर ये बाहर की तरफ लगता है, और एक बच्चे ने दूसरा, किसी बच्चे ने बोला है कि सर ये सूडो फोर्स है। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बार फिर से, ये बच्चों सबसे पहली बात तो कुछ बच्चों ने एकदम बहुत बढ़िया डिस्कशन किया इसका कि सर ये सूडो फोर्स है। एकदम सही बात है बच्चों, ये सूडो फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नॉलेज बिना हुए भी सर्कुलर मोशन का हर सवाल हल किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊं तब भी सवाल आपसे हो जाएंगे। तो ये जानकारी हो ना, बहुत ऐसा नहीं कि ये मस्ट है, इसके बिना देखिए मुझे नहीं पता था इसमें, मैंने ग्राउंड फ्रेम से पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी और आंसर आ गया। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, इसका मतलब ये बात तो तय हो गई, ये तभी आएगा जब आप फ्री बॉडी डायग्राम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर इनर्शियल फ्रेम से बनाओगे तो कोई जरूरत ही नहीं है फिर आपको सूडो फोर्स। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कौन सा फ्रेम आपको कंसीडर करना है बच्चों? कोई भी एक्सीलरेटेड फ्रेम नहीं, आपको उस पार्टिकल के फ्रेम में चले जाना है जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो। जैसे इस केस में बच्चों ये 3 किलो वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर आप इसके ही फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए बच्चों क्या सिचुएशन होगी। अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऐसा बोलेंगे, एक तो आपका रियल फोर्स आ जाएगा टेंशन, ठीक है, ये है आप, और ये है 3 किलो का ब्लॉक। अब चूंकि बच्चों ये 3 किलो वाला जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। सर कैसे पता? सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, तो बिना एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बिना एक्सेलरेशन के पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा? सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो सेंटर की तरफ बच्चों एसी लग रहा होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो सेंटर की तरफ इस पे एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपिटल लग रहा होगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब कहने का कि जिस फ्रेम से आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और आपको सूडो फोर्स लगाना है, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर क्यों है? कि बेटा सर्कुलर मोशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है ना, तो जिस पॉइंट के ये सेंटर है
इसके अबाउट ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है या ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सेंटर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऐसा ही लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा लगेगा तो इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है सर, सूडो फोर्स ऐसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेटेड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट लगता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। तो ये बच्चों आपका सूडो फोर्स हो गया। और ये जो सूडो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ड्रॉ करने पे जो सूडो फोर्स आपको लगाना होता है, यही सूडो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा, उसका कारण मैंने बता दिया। तो इस तरह से होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है जो 3 किलो पे बैठा है वो बोलेगा कि भाई दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, और अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रेस्ट में होगा, तो ये बोल देगा कि टेंशन बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? मास ऑफ द ब्लॉक जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सूडो फोर्स तो आप ऐसे ही ड्रॉ करते थे, जिस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसका मास इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। तो एम ए सी की वैल्यू बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर, तो टेंशन देखो फिर से एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा, यानी 600 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए आंसर बच्चों आपका दोनों से सेम आएगा, बस एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा। ये कहेगा कि ये पार्टिकल रेस्ट पे है इसलिए ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। ग्राउंड फ्रेम कहेगा कि सूडो फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये कहेगा कि टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए टेंशन की वैल्यू एम ए सी के बराबर होनी चाहिए, इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 600 न्यूटन। तो आंसर बच्चों दोनों से सेम आएगा, इसके कहने का तरीका एकदम अलग है, इसके कहने का तरीका एकदम अलग है। तो थोड़ा सा आप बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हेडिंग डालिए, मैं एक दो लाइन लिखवा देता हूं उसमें, फिर आप ये हाँ बोलिए। हाँ देखिए मैंने बताया ना आपको, देखिए ग्राउंड से भी आप कर सकते हैं सवाल, पार्टिकल के फ्रेम से भी कर सकते हैं। अब आपका कंफर्ट किस में ज्यादा है? मैं सजेस्ट करूंगा जैसे मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अगर पार्टिकल के फ्रेम से करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम आप मैनेज करना है। जैसे ये आप इसके फ्रेम में बैठ गए तो ये दोनों फोर्सेस को आपको बैलेंस कर देना है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप पार्टिकल फ्रेम से ड्रॉ करें तो बेहतर है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से कंफर्टेबल है तो ऐसा नहीं है, आप ग्राउंड फ्रेम से भी हर सवाल को हल कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा गया बच्चों? लिखिए। हाँ हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं है, मैं कुछ केस आपको कराऊंगा अभी जिसमें नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बच्चों लिखिए, इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स इट इज अ सूडो फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इट इज ड्रॉन इट इज ड्रॉन it is drawn only when it is drawn only when observer it is drawn only when observer is on the particle, observer is on the particle अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, it is drawn only when observer is on the particle, observer is on the particle।
अगला लिख लीजिए, ऑलवेज 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 directed away from the center, always directed away from the center. डन है बच्चों? ठीक ठीक, तो ये पूरी स्लाइड का अगर आपने लिख लिया हो तो फिर अगला सवाल करें इस पे। डन है ये? बच्चों ये दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 1 किलो, एक बार फिर से ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कंसीडर करना है, ग्रेविटी फ्री है। एक मास 2 किलो है, एक 1 किलो है, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड। T1 और T2 बताना है बच्चों आपको। T1 कितना होगा? जिनको बच्चों थोड़ा बहुत हिंट की जरूरत लग रही हो और ऐसा लग रहा हो कि सर थोड़ा सा, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दी है और आप हिंट ले सकते हो। बोलिए बेटा। ओके ठीक है ठीक है। सबके आंसर थोड़ा अलग अलग आ रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं, कर लीजिए बच्चों और सॉल्व कर लीजिए फिर डिस्कशन कर। चलिए बच्चों, तो मैं पहले T2 चूंकि आसान है, ठीक है, तो मैं पहले बच्चों T2 सॉल्व कर देता हूं, फिर हम लोग T1 पे आएंगे। तो T2 की वैल्यू हम लोग बोलेंगे, चूंकि बच्चों ये मैंने पार्टिकल के फ्रेम से बनाई, इसे सूडो फोर्स लगा दिया है। अगर ग्राउंड फ्रेम से बनाते तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग होता, चूंकि इस फ्रेम में ये रेस्ट पे रहेगा तो हम लोग लिख देंगे T2 बराबर सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स होगा जिसकी FBD बना रहे हैं उसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू बच्चों 10 है तो 10 का स्क्वायर इंटू रेडियस। बच्चों रेडियस कितना लिखेंगे 2 किलो के लिए, ये जो बाहर वाला है इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है 2 किलो वाला? 3 मीटर। ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो m ओमेगा स्क्वायर r, बच्चों किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो T2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 600 न्यूटन। कितने बच्चों का आया है 600 न्यूटन? हाथ उठाइए जरा। T2 वेरी गुड। कुछ बच्चे शायद 400 बता रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने रेडियस को शायद, हाँ हाँ रेडियस 2 मीटर ले ली। तो अभी आपको क्लियर है बच्चों की जो 2 किलो वाला ब्लॉक है ना वो 3 मीटर के रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब 1 किलो की बात करते हैं। तो T1 जो है वो बराबर होगा सूडो फोर्स प्लस T2 के। तो सूडो फोर्स प्लस T2, तो T2 की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है 600, और सूडो फोर्स तो जिस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसका मास लिखते हैं इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर आर लिखना पड़ेगा, इसका एक्सीलरेशन क्योंकि इस पे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा जो कि ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा ना।
तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 और रेडियस बच्चों ये किस रेडियस में घूम रहा है 1 मीटर की। तो बच्चों T1 की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 700 न्यूटन आ रही बच्चों। ये आएगा बच्चों T1 700 आएगा, T2 600 आएगा। T1 की वैल्यू कितने बच्चों का सही आ गया था 700 न्यूटन, हाथ उठाइए। अच्छा कुछ बच्चे 900 कह रहे थे बच्चों, आप लोग का क्या था 900 या जो दूसरा? ठीक है, ये बढ़िया डाउट है, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। बच्चों ये मुझे कारण बता दीजिए कि इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक क्यों नहीं मान सकते? नहीं मान सकते ये मैंने बता दिया, इन दोनों को नहीं माना जा सकता, कारण क्या है? ये कारण दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, ये बहुत बढ़िया कारण है। नहीं, मास कारण नहीं है बच्चों। देखिए हम दो पार्टिकल्स को एक मान सकते हैं अगर उन दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो। बच्चों यहाँ पे देखिए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 1। इसका एक्सेलरेशन देखिए इधर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो इसका बच्चों 100 है और इसका 300 है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हाँ, इसलिए दोनों को सेम पार्टिकल नहीं मान सकते। क्लैरिटी है बच्चों सभी को? चलिए अगला सवाल। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं ना, आप उन्हीं को काउंट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तो खैर ग्रेविटी नहीं थी, अब अगले सवाल से ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ये सवाल है बच्चों, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलो है और ये जो थ्रेड लेंथ है ये 2 मीटर है और बच्चों इस पार्टिकल को 3 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ दे दिया गया है। आपको बताना है थ्रेड में कितना टेंशन होगा। तो थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों, मैं फिर आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों को हिंट की जरूरत है बोर्ड पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जी की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ओके, 11 न्यूटन ठीक है। दो आंसर आए बच्चों, एक 29 और एक 11। और किसी का कुछ आ रहा है बच्चों बताना चाहें तो? 29 आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा इसका बनाना समझते हैं। देखिए एक तो ठीक, एक तो बच्चों ये है कि आप ग्राउंड फ्रेम से बनाएं, एक तो पार्टिकल। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं सूडो फोर्स लगाऊं तो बताओ ये किसके फ्रेम से बनाया होगा? सूडो फोर्स आया है तो ये किसके फ्रेम से बनाया गया फ्री बॉडी? पार्टिकल के फ्रेम से। अगर बच्चों मैं ग्राउंड फ्रेम से बनाऊं तो देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा ये mg, और बच्चों एक और फोर्स कौन सा लगेगा और किधर लगेगा? हाँ एफसी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही बात है, सेंटर की तरफ, है ना? या आप अच्छा हाँ, इसमें देखिए बढ़िया एक पॉइंट उठ गया कि सर ग्रेविटी लगेगा, टेंशन लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। बच्चों ये हाँ वेरी गुड, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। और बच्चों अगर मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और अच्छे उसमें बोलूं, देखिए ये जो पार्टिकल है इसके पास स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन करेगा कुछ इस तरह से। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो इस पे नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? बच्चों पार्टिकल पॉइंट ए पे है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको दिख रहा है। आप बताओ नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन? नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही है। टुवर्ड्स द सेंटर, एब्सोल्युटली।
अगर बच्चों ये चीज नहीं रहेगी तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर ही नहीं पाएगा। टुवर्ड्स द सेंटर नेट एक्सीलरेशन होना चाहिए सेंट्रीपिटल किसी भी मोमेंट पे। तो बेटा नेट एक्सीलरेशन तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब टेंशन माइनस mg। टेंशन जीत रहा होगा क्योंकि नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, माइनस mg बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू बच्चों बराबर हो जाएगी m टाइम्स g प्लस ए सेंट्रीपिटल। मानते हो क्या बच्चों सारे? ठीक। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से नहीं बनाते हो, आपका ये है कि सर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंफर्टेबल हूं, तो कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे, सूडो फोर्स नीचे। तो आप चूंकि इस फ्रेम में ये पार्टिकल रेस्ट पे है, तो टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस सूडो फोर्स दैट इज mac। तो बच्चों यहां से m कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में g प्लस ac, फिर से दोनों से सेम आंसर, बस एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं वैल्यूज रख दूं बच्चों, तो g की वैल्यू है मास है हमारा 2 किलो, g की वैल्यू 10, ac हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर 3 है, v स्क्वायर 9/2। ठीक है बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दो अंदर, तो 20 प्लस 9 29 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही बता दिया। कितने बच्चों को सही आ गया था आंसर? हाथ उठा दीजिए। वेरी गुड। चलिए एक और सवाल बच्चों, इसमें भी आपको टेंशन ही निकालना है। 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 37 डिग्री है वर्टिकल से। टेंशन बताना है बच्चों थ्रेड में कितना होगा। ये लेंथ बच्चों आपको दी हुई है 2 मीटर थ्रेड लेंथ, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बच्चों जब भी आपको इस टाइप के सवाल आए वर्टिकल सर्कुलर मोशन या जहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड और परपेंडिकुलर टू थ्रेड ऐसे लीजिएगा हमेशा। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, उनको इन एक्सिस में तोड़िए और सॉल्व करिए। ठीक, ओके। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। चलिए ठीक, कोई बात नहीं बच्चों, बोर्ड पे देखिए जरा। बच्चों देखिए, एक तो अगर मैं इस ब्लॉक पे सारे फोर्सेस ड्रॉ करूं, तो एक तो बच्चों सिंपल सा फोर्स है कि mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, ये दो तो बच्चों रियल फोर्स हो गए। अब अगर आपकी इच्छा है कि आप पार्टिकल के फ्रेम से फ्रेम ऑफ मतलब एफबीडी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पार्टिकल फ्रेम में खड़े हो जाएंगे बच्चों, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, सूडो फोर्स एफपी इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? तो ये चीज होगी। तो अगर मैं इस पार्टिकल की बच्चों थोड़ा सा अलग से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, और सूडो फोर्स fp इस डायरेक्शन, और ये पार्टिकल के फ्रेम से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एफबीडी बनाई गई है। मुझे बच्चों इंटरेस्ट है टेंशन में, तो बेटा अगर टेंशन निकालना है तो मतलब मुझे देखिए, अब पार्टिकल के फ्रेम से तो हर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, तो बच्चों इस एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्सेस का सम 0 रहेगा। ठीक है, तो टेंशन लग रहा है बच्चों, सूडो फोर्स लग रहा है, क्या टेंशन को सूडो फोर्स के साथ इक्वेट कर देना चाहिए बच्चों, या कोई और फोर्स आ सकता है, किसी और फोर्स का कंपोनेंट है?
mg के कंपोनेंट्स आएंगे, बहुत सही बात है। तो बच्चों में mg के कंपोनेंट्स अगर आप देखो, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। तो mg के बच्चों दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बच्चों mg sin 37 आएगा, ठीक है, और along द थ्रेड mg cos 37 आएगा। बच्चों ये सबको क्लैरिटी है ना, along द थ्रेड mg cos 37। कुछ डाउट हो बच्चों, आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप पूछ लेना। इधर आ जाएगा बच्चों mg sin 37, ओके, और इस डायरेक्शन में बच्चों आ जाएगा mg cos 37। अब बच्चों मुझे एक चीज बता दो, ये तो हमने कंपोनेंट्स लिख दिए, सूडो फोर्स लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब बच्चों मुझे बता दो कि इक्वेशन क्या बनेगी ताकि मेरा टेंशन का आंसर आ जाए। इसके आधार पे, ये जो मतलब सूडो फोर्स ये जो हम लोगों ने बनाया, इस डायग्राम के आधार पे क्या लिखना चाहिए कि हमारा आंसर आ जाए बच्चों। ग्रेविटी को हटा देंगे, चूंकि ग्रेविटी के आपने कंपोनेंट्स ले लिए। आप चाहते हो कि टेंशन आ जाए बच्चों, तो आपको क्या लिखना चाहिए? Fp प्लस mg cos 37। क्या आप सारे बच्चे इस बात को राजी हो बच्चों? आप सभी इससे क्लियर है ना सबको? क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस फ्रेम में पार्टिकल को रेस्ट में रहना चाहिए, तो इस डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन को बैलेंस करेगा, तो आ गया। तो टेंशन बराबर Fp हो गया बच्चों mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos 37। cos 37 की वैल्यू बच्चों 4/5, ठीक है। तो m हमारे पास कितना है, मास 5 किलो है, और इस मोमेंट पे जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है, तो 3 का स्क्वायर 9, रेडियस है बच्चों 2, प्लस m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू लेते हैं 10 इंटू 4/5। बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 40, प्लस बच्चों 45/2, 45/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 22.5 ना, तो 22.5 प्लस 40 बच्चों 62.5 आएगा। देख लीजिए, अगर आपका तो 62 दूनी 124, 125/2 या 62.5, जो भी आपका आया है, हाँ 125/2। बच्चों जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। बच्चों अगर आप देखो तो सर्कुलर मोशन में जितने भी हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर सवाल करें, वो सबके सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एक्सटेंशन है वो, ठीक है। अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से ड्रॉ करेंगे तो आप इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहे हैं बस। और जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए बच्चों की, पार्टिकल ग्रेविटी वाले स्पेस में वर्टिकल मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जैसे ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा है, तो आपको हमेशा कंपोनेंट्स लेने हैं अलोंग द थ्रेड, और अलोंग मतलब जहां पे सेंटर है उस वाली लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट्स लेने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ सवाल कराता हूं मैं आपको। चेंज कर दूं ना स्लाइड? ठीक, अगला देखिए। अब बच्चों इसमें कोशिश करिए कि आप मतलब खुद से बताइए, क्योंकि काफी सारी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है अभी। ग्राउंड फ्रेम से देखिए, अगर ग्राउंड फ्रेम से आप ड्रॉ करेंगे ना, मतलब ग्राउंड फ्रेम से आप चीजों को देखेंगे, तो टेंशन इधर लगेगा, mg sin 37 इधर लगेगा, mg cos 37 इधर लगेगा। बस कहने का तरीका अलग हो जाएगा। हम लोग इस बार ये बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। अगर टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो टेंशन जीत रहा होगा, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे टेंशन माइनस mg cos 37, और ये टेंशन माइनस mg cos 37, तो ये नेट फोर्स इधर, और वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? MEC, ठीक है। तो इस बार टेंशन देखो फिर से ये इधर चला जाए, क्या बेटा? आगरा पाठशाला फ्रीक्वेंसी का देखिए भाई थोड़ा सा, टेंशन इधर आ जाएगा बच्चों, है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो फिर से आप यही इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से। आ जाइए बच्चों, एक और सवाल। बच्चों यहां से एक पार्टिकल को आपने रिलीज किया है, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ ऊपर जाता है, ठीक है, कहीं पे भी फ्रिक्शन कुछ नहीं है, ये सेंटर है, जो रेडियस है बच्चों वो 1 मीटर है। और मैंने आपको बता देता हूं कि जब पार्टिकल यहां पहुंचता है तो इसकी स्पीड आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड है, जो ब्लॉक का मास है वो 10 किलो है। बताइए नॉर्मल कितना लग रहा होगा? नॉर्मल अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक।
ओके, बच्चों इसका आंसर भाई सबका आना चाहिए, काफी प्रैक्टिस हो गई है ये इसकी। बोलिए बोलिए। ठीक है, करते हैं बच्चे, आप अभी ये सवाल कर लीजिए आप। 350। 350 आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। अगर बच्चों आप पार्टिकल के फ्रेम से ही ड्रॉ करेंगे तो एक सूडो फोर्स और लगा दीजिएगा नीचे, तो आप ऐसा बोल देंगे कि नॉर्मल जो है बराबर होगा सूडो फोर्स और mg के। तो नॉर्मल की वैल्यू चूंकि निकालनी है, सूडो फोर्स हो जाएगा बच्चों mv²/r और प्लस mg। बच्चों वैल्यूज रख दीजिए, मास है 10 किलो, v की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25/r प्लस मास है बच्चों 10 किलो और g भी है 10। बच्चों मेरे 250 प्लस 100 350 आएगा बच्चों, 350 न्यूटन इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का आ गया था हाथ उठाइए? 350। वेरी गुड बच्चों, एक सवाल इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करिएगा। ब्लॉक बच्चों इस समय, अच्छा ये बंधा नहीं हुआ है, ठीक है, ये थ्रेड मतलब ये बंधा नहीं हुआ है, ये स्लाइड हो रहा है बस, ठीक है। सेंटर है, रेडियस बच्चों 1 मीटर है, और जब वो इस मोमेंट पे है तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। मास ऑफ द ब्लॉक 10 किलो ले लो। आपको बताना है इस मोमेंट पे नॉर्मल कितना होगा। वर्टिकल से एंगल बच्चों दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने वो पिछला टेंशन वाला सवाल किया था जहां पे पार्टिकल 37 डिग्री बना रहा था, बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ भी अंतर नहीं है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, अभी नहीं करिए बच्चों, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये वाला। सूडो फोर्स इसलिए बच्चे नीचे लगाए क्योंकि देखिए, अगर ये पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करिए तो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसे, सेंटर इधर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऊपर की तरफ। क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा सेंटर के ऑपोजिट लगता है, दूसरा वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, तो सेंटर ऊपर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, है ना, तो नॉर्मल ऊपर, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है। और इस फ्रेम में क्या बेटा, सेंटर तो ये सी होगा ही ना बच्चे, क्योंकि ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर को तो ये होना ही पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। हाँ कौन सा वाला? ये तो आप आ गए थे ना इस सवाल में, फिर से देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया है, और जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो हमें नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे क्यों? क्योंकि पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऊपर। तो मैंने आपको बताया था सेंटर के डायरेक्शन के ऑपोजिट सूडो लगेगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। नॉर्मल ऊपर, ग्रेविटी नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे। अब चूंकि हम लोगों ने पार्टिकल के फ्रेम से ड्रॉ किया है, तो पार्टिकल तो रेस्ट पे लगेगा इस ऑब्जर्वर को, इसलिए ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे, इसलिए नॉर्मल बराबर एफपी प्लस एमजी। एफपी की वैल्यू सूडो फोर्स mv²/r है ना, एमएसी, और mg सिंप्लीफाई कर लीजिए। बच्चों यहां तक क्लैरिटी है ना आप सभी को? कोई डाउट है यहां तक? अगली हेडिंग डालिए बच्चों, टर्निंग ऑन रोड। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों अगली, टर्निंग ऑन रोड। ध्यान से सुनिए बच्चों, अगले 15-20 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्निंग ऑन रोड प्रॉपर डिस्कशन हो रखा है बच्चों अपनी एनसीईआरटी किताब में, और काफी बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा इसको। टर्निंग ऑन रोड,
तो टर्निंग ऑन रोड मतलब बच्चों आप एक कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। कर्व्ड पाथ में मूव करने का मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो हमसे वहां पे डिफरेंट कैलकुलेशंस कराए जाएंगे। अब बच्चों इसको टर्निंग ऑन रोड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहले वो केसेस जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के आप टर्न ले रहे हो। और दूसरे केसेस वो बच्चों जहां पे फ्रिक्शन है, विद फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग बच्चों, चूंकि ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर सेगमेंट है, तो पहले ये डिस्कशन कर लेंगे जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और विद फ्रिक्शन वाला डिस्कशन कर लेंगे बाद में। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, नो फ्रिक्शन, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और आपको कार को टर्न लेना है। तो बच्चे देखिए, जहां पे फ्रिक्शन नहीं है वहां पे अगर आपको कार को टर्न लेना है तो दो केसेस हैं। पहला केस, या तो आप रोड को बैंक कर दीजिए, बैंकिंग, है ना, जहां पे फ्रिक्शन आपके पास नहीं, मतलब ऐसा स्मूथ सरफेस आप टर्न लेना चाहते हो। जैसे बच्चों आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप एक आइस की लेयर है ना, आप वहां पे कार लेके जा रहे हो और आप सोचो कि आप टर्न कर लो, जैसे कहीं से आपको टर्न करना है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस है और आप टर्न लेना चाहोगे तो टर्न नहीं ले पाओगे। तो फ्रिक्शन जो है वो टर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा आप उतनी स्पीड से कार को टर्न कर पाओगे। अभी हम लोग इसको डेराइव भी करेंगे। तो हम लोग वैसा केस ले रहे हैं बच्चों जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे केसेस में या तो आप बैंकिंग ऑफ रोड कर दो, कैसे ये हेल्प करती है मैं भी आपको बताऊंगा, या फिर जो भी व्हीकल आप मोड़ रहे हो, जैसे बाइक है, आप बाइक से जा रहे हो और आप टर्न लेना चाहते हो, तो आप बाइक को एक एंगल पे टिल्ट कर दो, है ना, बाइक को एक एंगल पे टिल्ट कर दो, तो बैंकिंग ऑफ रोड कर दो या टिल्टिंग ऑफ बाइसिकल और टिल्टिंग ऑफ बाइक, या तो आप जिस बाइक को ले जा रहे हो उसी को टिल्ट कर दो, तब आप बिना फ्रिक्शन की मदद लिए भी कार को टर्न कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों, इसका विद फ्रिक्शन पे भी आएंगे, पहले ये विदाउट फ्रिक्शन वाला कर लेते। तो आप लोग परेशान मत होना, नोट करने के लिए मैं आपको स्लाइड बैक करके दिखा दूंगा। तो मान लीजिए बच्चों जहां पे बैंकिंग ऑफ रोड हो, मतलब रोड टिल्टेड है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पे एक कार है, और ये कुछ जो बैंकिंग है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और आपको कार को टर्न करना है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बच्चों की, रोड ऐसी है और ये रोड ऐसे टर्न हो रही है ऐसे, ठीक है, मतलब आपकी कार ऐसे जा रही है, तो ये कार अंदर की तरफ जा रही है बच्चों, उसके साथ ही साथ कर्व पे भी मूव कर रही है, तो ऐसे टिल्टेड रोड है और उस रोड में ऐसे कुछ जा रही है, ठीक है, ऐसे कुछ करके जा रही है। सिचुएशन क्लियर हो रही है बच्चों, तो कर्व में भी मूव कर रही है, रोड टिल्टेड है और अंदर की तरफ जा रही है। सिचुएशन समझ में आई आप सभी को? पहले तो ये बताओ, पक्का? इसका एग्जांपल आप जैसे रेसिंग वाले, जो आप फास्ट जो रेसिंग होती है उसमें ट्रैक्स देखो, तो ट्रैक्स टिल्टेड होते हैं, तो एक्चुअल में वो ट्रैक्स ऐसे रहते हैं, एक एंगल पे होते हैं, ऐसे एक एंगल पे, और वो ऐसे कर्व्ड भी होते हैं, तो कारें ऐसे आती हैं, कर्व्ड होके जाती हैं, है ना, जैसे डेथवेल, डेथवेल में तो पूरा ही सर्कल हो जाता है, तो वहां पे वो डेथवेल एक टिल्टेड भी है और कर्व्ड भी है, तो उस टाइप की सिचुएशन है। अब बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे टर्निंग कैसे होगी, तो जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बच्चों आप लिख दीजिए, एक तो mg हो गया नीचे की तरफ, और बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर बच्चों मैं पार्टिकल के ही फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो जिस बच्चे को भी क्लिक कर जाए वो बता देना, एक और फोर्स आएगा अगर बच्चों पार्टिकल के फ्रेम से ही बना रहे हैं, बोलो, और वो कौन सा फोर्स होगा बेटा? सूडो फोर्स आएगा, और वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, राइट या लेफ्ट? राइट में होगी। सर कैसे पता चला आपको राइट में है? देखिए बच्चों, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कार है ना बच्चों, वो इस तरह से मूव कर रही है, मतलब कार का सेंटर जिस कर्व में वो मूव कर रही है उसका सेंटर राइट के साइड, मतलब इस साइड में है सेंटर, ठीक है, तो कार ऐसे मूव करते हुए जा रही है ऐसा, ठीक है, तो उसका सेंटर इधर है, तो सेंटर उधर है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उधर होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऑपोजिट होगा। बोले क्लियर हुआ बच्चों, ये किधर मूव हो रही है, क्या हो रहा है, बोलो समझ में आया? ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, ऐसे रोड है,
ये पूरा ऐसा रोड है पूरा ऐसा, ठीक है, ऐसा पूरा रोड है, और ये जो कार है वो ऐसे मूव करके जा रही है, ठीक है, कार ऐसे मूव करते हुए जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने एक सेगमेंट देखा, मतलब एक पीछे से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कार को, कार एक्चुअल में ऐसे जा रही है, मतलब कर्व्ड पाथ का सेंटर उधर है और टिल्टेड है। एक तो ऐसा फ्लैट रोड हो गई कि रोड ऐसे चले जाए, ये फ्लैट रोड हो गई, ये फ्लैट रोड नहीं है, ये एक एंगल पे रोड है और वो ऐसे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? बोलो। ठीक, तो बच्चों सेंटर इस साइड है, इस कर्व्ड पाथ का सेंटर कहीं इस साइड है, और मान लेते हैं, और ये जो कर्व पाथ है इसका रेडियस कुछ r ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप पार्टिकल फ्रेम से बना रहे हो, ये तीनों फोर्सेज हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, नॉर्मल कुछ इस तरह से हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से हो गया, और ये आपका हो गया सूडो फोर्स, ठीक है। ये एंगल बच्चों हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल भी बच्चों थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने वाले हैं बच्चों, ये वर्टिकल इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं और इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये एंगल थीटा तो ये थीटा बच्चे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट लोगे बेटा, एक तो नॉर्मल कॉस थीटा हो जाएगा और एक नॉर्मल साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे जल्दी जल्दी से तुम लोग बता दो बेटा, नॉर्मल कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा और नॉर्मल साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? ठीक है, नॉर्मल कॉस थीटा बच्चों ये होगा, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ये नॉर्मल कॉस थीटा हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी है mg को बैलेंस करना, तो नॉर्मल कॉस थीटा बराबर mg होगा। और नॉर्मल साइन थीटा देखो, ये इधर है, तो नॉर्मल साइन थीटा बच्चों ये नॉर्मल है, नॉर्मल साइन थीटा ये होगा, ये fp को बैलेंस करेगा, ठीक है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो ये mv स्क्वायर बाई r होगा, ठीक है। अब बच्चों इनका रेशियो ले लो आप, नॉर्मल साइन थीटा, नॉर्मल कॉस थीटा अपॉन नॉर्मल साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो देखो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, ये बचेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बच्चों, ये बन जाएगा g अपॉन v स्क्वायर बाई r, तो इसको लिख देते हैं rg अपॉन v स्क्वायर। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों बन जाएगा tan थीटा, हाँ, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई rg, ठीक है। अब बच्चों एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये जो रोड है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसके बाद भी ये कार जो है वो टर्न ले पा रही है, उसका कारण ये है कि जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है बच्चों, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये नॉर्मल है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे देगा, इस वजह से बिना फ्रिक्शन के भी ये कार मूव कर पा रही है। अगर बच्चों tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आरजी, मतलब जैसे आप यहां से आप v की वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अंडर रूट आरजी tan थीटा। अगर आपकी स्पीड इस स्पीड से ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अंडर रूट आरजी tan थीटा से ज्यादा हो गई, तो आपकी कार बच्चों ऊपर स्लाइड कर जाएगी। अगर अंडर रूट आरजी tan थीटा से कम हो गई तो आपकी कार नीचे स्लाइड कर जाएगी, फिर प्रॉपर सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी। तो अगर आप बिना फ्रिक्शन के चाहते हो कि कार प्रॉपर टर्न ले ले, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो अंडर रूट आरजी tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने पर स्पीड ऊपर स्लाइड कर जाएगी, इससे कम होने पे स्पीड नीचे स्लाइड कर जाएगी। ये बराबर हुई तो कार प्रॉपर सर्कुलर टर्न ऐसा ले लेगी, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है बच्चों, थीटा वो है जो रोड बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बच्चों आप बैंकिंग ऑफ रोड, ये थीटा, देखिए ये वाला एंगल बच्चे हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया हुआ है, तो ये भी थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल से, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये लाइन जैसे दो लाइनें पैरेलल है और एक लाइन कट कर रही है, ये थीटा होगा तो बेटा ये भी थीटा होगा ना। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो नॉर्मल कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, नॉर्मल साइन थीटा सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। तो बच्चों आपने कहां तक हेडिंग डाली थी?
टर्निंग ऑफ रोड, उसके दो वो बनाइए बच्चों। एक सेंटर ऑफ कर्व, मैं बताता हूं, आप ये थोड़ा सा लिख लीजिए। टर्निंग ऑफ रोड में बच्चों दो केसेस लिखिएगा। लिख लिया बच्चों सबने ये? ठीक है। उसके बाद बच्चों ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट हो गया। ठीक है, करिए करिए करिए। बोलिए बेटा। वेलोसिटी अगर इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कम हो गई तो मतलब आपके पास स्पीड है तो आप आगे तो जाओगे, लेकिन आप नीचे खिसकना शुरू कर दोगे, स्लाइड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, सेंटर की तरफ नहीं आओगे आप। मतलब जैसे आप मान लो ऐसे रोड है आपकी, ऐसे बैंक्ड रोड है और आप ऐसे कार लेके जा रहे हो, तो रिक्वायर्ड स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप अपने अपने कार की स्पीड रख दी मान लीजिए 18 मीटर पर सेकंड, तो आप आओगे ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए जाओगे आगे। मतलब आगे जाओगे लेकिन नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए चले जाओ। मतलब कार आपकी आगे भी जा रही होगी, कर्व पे भी मूव कर रही हो और नीचे भी आता शुरू कर देगी। ठीक है, कोई पूछा था कर्व का सेंटर इधर है बेटा, ये सेंटर जो मैंने दिखाया है सी है, तो मतलब आपकी जो रोड है वो ऐसे जा रही है, ऐसे रोड है ना, ऐसे रोड है, तो उसका सेंटर उस साइड है। हाँ, और क्या नोट नहीं किए क्या? अरे करो भाई, नोट करो। ठीक बच्चों, जो लोगों ने लिख ली, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से नोट करिए। मैं एक सवाल लिखता हूं इस पे, बहुत आसान सा है, तुरंत बताना इसका आंसर। तो जो सवाल में बोला गया है कि एक रोड है 45 डिग्री पे बैंक्ड है, 10√10। अगर बच्चों 10√10 से ज्यादा हो गई स्पीड तो कार किधर जाएगी, और 10√10 से कम हो गई तो नीचे की तरफ, और 10√10 से जाएगी तो बच्चों विदाउट स्लाइडिंग वो प्रॉपर टर्न ले पाएगी। क्लियर है ना सबको ये? अब बच्चों स्लाइड, हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ध्यान से सुनिए जरा। अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड आपको समझ में आया, अगर आपके पास फ्रिक्शन की व्यवस्था नहीं है, अगर आप फ्लैट मतलब आप स्मूथ सरफेस है और आप टर्न कराना चाहते हो, तो आप रोड को बैंक कर दो, मतलब रोड को टिल्ट कर दो, तो टर्न पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, अंडर रूट RG tan थीटा। इस स्पीड से थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, कार टर्न नहीं ले पाएगी। क्या बच्चों ये आइडिया क्लियर है क्या आप सभी को? बोलो एक बार, बोलिए बोलिए।
बिल्कुल सही बात है। कम से कम नहीं बेटा, कम से कम नहीं, इतना ही थीटा होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपको ये नहीं पता होता, आप ये मान लीजिए इसका आंसर 10 √10 आया ना, तो आपसे सवाल में पूछ देता कि 10 √10 मीटर पर सेकेंड से मूव कराना है, फ्रिक्शन नहीं है और रेडियस 100 मीटर है, बताओ एंगल कितना रखें। तो आपने सॉल्व करके करोगे, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री से कम रखोगे तो कार स्लाइड कर जाएगी, अगर 45 डिग्री से ज्यादा रखोगे तो भी कार स्लाइड कर जाएगी। 45 डिग्री से ज्यादा रखोगे नीचे स्लाइड कर जाएगी, 45 डिग्री से ऊपर रखोगे, 45 डिग्री से कम रखोगे तो ऊपर स्लाइड कर जाएगी, इस स्पीड में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसके साथ भी नहीं कर सकते। इस एंगल पे इसी स्पीड से जाना पड़ेगा, इस स्पीड से इसी एंगल पे जाना पड़ेगा। कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो कार स्लाइड कर जाएगी। मतलब समझ में आया बच्चों आप सभी को? ठीक। अब बच्चों टिल्टिंग ऑफ बाइक का क्या मतलब है? मान लीजिए बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, ठीक है, आप फिर भी टर्न लेना चाहते हो रोड पे और बैंक भी नहीं कर सकते, मतलब फ्रिक्शन भी जीरो है बच्चों यहाँ पे और बैंकिंग भी नहीं है, नो बैंकिंग, फ्लैट रोड है। तो इस केस में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपकी बाइक है या जो भी साइकिल है, आप उसको एक एंगल पे ऐसा टिल्ट कर दो, है ना, ये आपकी साइकिल है मान लीजिए ऐसा कुछ, तो आप इसको एक एंगल पे टिल्ट कर दो। ये मैंने पीछे से बच्चों साइकिल ड्रॉ करी, मतलब साइकिल ऐसा मूव करते हुए जा रही है, ठीक है, ये फ्लैट रोड है और साइकिल ऐसा, ये मेरा हाथ को आप साइकिल मान लीजिए, ये ऐसे मूव करते हुए ऐसे जा रही है, मतलब साइकिल जो है ऐसे मूव करते हुए जा रही है ऐसे, ठीक है। तो आप साइकिल को झुका दीजिए जिधर भी सेंटर है टर्निंग का, ठीक है, जैसे लेफ्ट के साइड सेंटर है तो आप साइकिल को उसी साइड झुका दीजिए। कार में ये सुविधा नहीं है, कार में आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको चला दिए दो पहियों में, कार तो नहीं कर सकते ना, कार तो फ्लैट ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी चारों व्हील्स में, है ना, चल जाती है। तो बच्चों बाइक्स के लिए या साइकिल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लैट रोड है और फ्रिक्शन नहीं है तो जिस साइड सेंटर है उसी साइड आप कार, ये जो आपकी साइकिल है उसको टिल्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्यों ऐसा पॉसिबल है, फिर आप टर्न कैसे ले पाओगे उसका मैं थोड़ा सा आपको फ्री बॉडी डायग्राम से बता देता हूं। लेकिन नॉर्मल बच्चों कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों नीचे की तरफ लगेगा, यही दो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि इधर साइड टर्न ले रहा है बच्चों तो सूडो फोर्स इधर लग जाएगा। क्या बच्चों आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। नॉर्मल इस तरह से लगेगा क्योंकि नॉर्मल साइकिल इस तरह से टिल्ट हो गई तो नॉर्मल इधर लगेगा, ये नॉर्मल हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों नीचे की तरफ हो गई और ये जो सूडो फोर्स है बच्चों बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि साइकिल, ये फ्लैट रोड है और साइकिल ऐसे आके ऐसे टर्न ले रही है ना, ऐसे आके टर्न ले रही है, ठीक है। तो क्या बच्चों एग्जैक्टली यही सिनेरियो बन गया जो आप अभी पढ़ के आए हो? बोल बच्चों, यही सिनेरियो एग्जैक्टली, नॉर्मल ऐसा, ग्रेविटी ऐसी, सूडो फोर्स ऐसा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो बच्चों अगर साइकिल वर्टिकल से मान लीजिए, है ना, ये एंगल में कुछ थीटा देता हूं कि वर्टिकल से ये थीटा एंगल पे टिल्ट हो रही है, तो देखो बच्चों नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट किसको बैलेंस कर देगा, बोल दो बच्चों एक बार, नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट किसको बैलेंस कर देगा? नॉर्मल का कॉस mg को, और नॉर्मल का साइन किसको बैलेंस कर देगा बच्चों? fp को, जो कि mv²/r है ना बच्चों। तो रेशियो लोगे तो फिर से क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan थीटा बराबर v²/rg। बच्चों समझ में आया ये दोनों डिस्कशन? बोलिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब कार के लिए आपको रोड को बैंक करना पड़ेगा, तो ये कार ऐसा टिल्ट नहीं कर सकती खुद को, तो किस एंगल पे आप टिल्ट करोगे? थीटा। तो आपकी सेफ स्पीड बन जाएगी v बराबर √rg tan थीटा। बाइक के केस में, बाइक के केस में फ्रिक्शन नहीं है फिर भी आप टर्न ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप बाइक को एक थीटा एंगल पे टिल्ट कर दो और फिर आप ले जाओ। तो बाइक के लिए बच्चों सेफ स्पीड फिर से वही आ जाएगी √rg tan थीटा। अब किसी को कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिए। नहीं नहीं, सीधा सीधा। वर्टिकल से अगर टिल्टेड एंगल थीटा है तो आपको इसे स्पीड से जाना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल से दिया होगा कुछ एंगल तो वर्टिकल से निकाल सकते हैं ना, 90 से माइनस करके। 2016 में क्या सवाल था बच्चे? ठीक है, अभी आप हाँ हाँ
हाँ v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो जितना एंगल पे आपने टिल्ट किया है उसी के आधार पे आपकी स्पीड आ जाएगी। अब जो जैसे इस सवाल को मुझे एक सवाल आपको इस पे बनाना होगा, तो देखिए मैं कुछ इस तरह से आपकी सिचुएशन बना दूंगा। मैं लिख दूंगा बच्चों इसमें, अ साइक्लिस्ट wants to go at a speed of 10 root 10 meter per second on a circular track of radius 100 meter at what angle from vertical he should tilt such that he can safely take turn। बच्चों पिछला सवाल 45 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों इस वाले डिस्कशन में, है ना? ठीक बच्चों, आज थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक लास्ट केस कराना है मुझे, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। चलिए बच्चों, कल शायद मुझे मेरे पास आप लोगों की कोई क्लास नहीं बच्चों कल। ठीक है, हाँ शेड्यूल में भी नहीं। हाँ, अब मुझे एक केस करा लेने दो। देखो समय कम है, फिर भी मैं ये केस करा रहा हूं तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन बच्चों दो केसेस आएंगे, जहां पे बैंकिंग होगी और जहां पे बैंकिंग नहीं होगी, नो बैंकिंग। तो बच्चों एक जो नो बैंकिंग वाला केस है मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं, कि फ्रिक्शन जहां पे है और बैंकिंग नहीं है, वो केस मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। बच्चों मान लीजिए ऐसा एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, ऐसा एक कर्व्ड पाथ है ऐसा, और ऊपर से देख रहे हो बच्चों आपको कार कुछ ऐसे दिख रही है ना, आप टॉप व्यू देख रहे हो। अब चूंकि सर्कुलर टर्न ऐसा है, सेंटर बच्चों यहां पे होगा, कुछ रेडियस ले लेते हैं बच्चों आर। ठीक है, अब बच्चों अगर इसमें अगर आप ग्रेविटी देखोगे तो ग्रेविटी इनटू द प्लेन लग रही है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो कार को, तो ग्रेविटी इनटू द प्लेन है और नॉर्मल बाहर की तरफ है। अब बच्चों ये कार टर्न लेना चाहती है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ कार एंड रोड, तो फ्रिक्शन है बच्चों यहाँ पे। तो इस कार को टर्न लेने में कौन मदद करेगा बच्चों, किसकी वजह से ये कार टर्न ले पाएगी, बता पाओगे बच्चों थोड़ा सा? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है बच्चों, और फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हो जाएगी कितनी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, विच इज mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये जो बच्चों ये तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है ना, अब आप चाहते हो कि कार सेफली टर्न ले ले, तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए किससे, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से। ठीक है, इतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है टर्न लेने के लिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं mv स्क्वायर बाई आर, और मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों म्यू इनटू एन एब्सोल्युटली। तो यहां से बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेना चाहते हो जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो आपको इस स्पीड से कम स्पीड से जाना होगा। अगर आप इस स्पीड को क्रॉस कर दोगे तो बच्चों प्रॉपर टर्न नहीं होगा, गाड़ी आगे स्किड हो जाएगी। ठीक है, अगर इस स्पीड से कम हुई तो आप सेफली टर्न ले पाओगे। ठीक है, बोलिए बच्चों। क्या बेटा, पूछिए फिर से। अच्छा हाँ देखिए, अगर पार्टिकल को ऐसे, ये जो कार है इसको ऐसा टर्न लेना है, सेंटर इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इधर होगा ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इधर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर ही एक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चे इसका आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, ग्रेविटी अंदर नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी और नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि नॉर्मल इधर है ग्रेविटी अंदर है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इधर चाहिए। तो एक ही फोर्स बचता है जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन दे सकता है, वो फ्रिक्शन है, इसलिए फ्रिक्शन को अंदर की तरफ लगना पड़ेगा। ठीक है, किसके?
नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से यानी कार के फ्रेम से बनाते तो आप ऐसा लिखते, फ्रिक्शन अंदर और सूडो फोर्स बाहर। फ्रिक्शन तो हर केस में अंदर लगेगा जिस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। बोलिए बेटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे ज्यादा हो जाएगी बच्चों, अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो कार सीधा नहीं जाएगी, फिर कार ट्रैक को छोड़ देगी, स्किड हो जाएगी बाहर। ठीक है। ठीक है बच्चों ये, हाँ, √10 मीटर पर सेकेंड। अब ये मान लीजिए बच्चों इसका अप्रॉक्स 3 ले लेता हूं, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका जो भी कार है उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे है तो कार सेफली टर्न ले लेगी। अगर 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चला गया तो फिर कार ट्रैक को छोड़ देगी बच्चों, है ना, स्किड कर जाएगी बाहर। क्लियर है ना आप सभी को? तो 0 से लेकर 3 मीटर पर सेकेंड तक कुछ भी स्पीड हो सकती है। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे डिस्कशन। और आखिरी के, हाँ सुन लो बेटा, आ, यही मैं बताना चाह रहा था, आखिरी के 45 मिनट का डिस्कशन सुपर इंपॉर्टेंट है आपके परसों के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ढेर सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसकी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चों, बाय बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय। राधे राधे, थैंक यू, बाय बाय।